कहाँ भाग जाते हैं न्यूज क्लास में आते आते। एक कभी परसों नरसों क्लास में कुछ डिस्कशन हुआ था, वो यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। हाँ, कोणार्क मंदिर कल ही चर्चा हो रही थी शायद। वो देखो न्यूयॉर्क वाले उसका जो है रेप्लिकेशन बना रहे हैं, पढ़ा कि नहीं? पेज नंबर 11 पे है। न्यूयॉर्क में कोणार्क मंदिर के चक्र की प्रतिकृति का अनावरण, वहां पे मतलब इसको फॉलो किया गया है। तो वहां पे वो जो है दुनिया में साइंस के बारे में बता रहे हैं कि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो बहुत साइंटिफिक टेम्पल है। हम जो हमारे साथ दिक्कत ये कि जहां हमने टेम्पल लगा दिया वहीं हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो आर्किटेक्चर का कितना बड़ा नमूना है, वो कितना बड़ा साइंस है। हमें खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रो जियोफिजिक्स में हमें कितनी ज्यादा हमारी नॉलेज थी। तो ये आया हुआ है इसमें खबर। तो कोणार्क अभी कल ही पढ़ा रहे थे, आज छप गया, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे चैलेंजेस क्या हैं? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता के साथ इसको जोड़ा है, ठीक है, एपिक के साथ जोड़ा, यानी कि भारत की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको इंडिया के टर्म में ही जयशंकर ने बताया है। तो जहां चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज 3 सबसे बड़े चैलेंज है, बहुत आसानी से आप ये बात समझ सकते हो। पहला चैलेंज है मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो बहुध्रुवीय विश्व में दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता है। कल का न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़कर आया करो, नहीं तो लेकर जरूर आया करो। कल एक खबर आई थी कि रशिया के साथ हमारा तेल का व्यापार आयात दुगना हो गया। जो हमारा व्यापार है वो दुगना हो गया, डबल टाइम्स। और अमेरिका के साथ भी हमारा व्यापार कई गुना बढ़ गया। अमेरिका और रशिया एक दूसरे के क्या हैं? परंपरागत शत्रु दिखाई पड़ते हैं, और दोनों के साथ मित्रता कौन निभा रहा है? इंडिया कर रहा है। कल एक और खबर आई, एक तरफ तो अमेरिका भारत एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में डॉलर की सुप्रीमेसी चाहता है। वो चाहता है कि कहीं भी तुम अगर छींको खांसो तो भी डॉलर में, यानी कोई भी आप ट्रेड करो वो किसमें? डॉलर में होना चाहिए। लेकिन कल अगर तुमने देखा होगा तो पश्चिमी देश वहां से जहां तेल वो निकालते हैं, तेल हमने पैसे में, रुपए में खरीद लिया। किसके साथ? मेरी क्लास में बैठा करो तो न्यूज़पेपर के साथ बैठा करो। अरे रशिया कहां पश्चिम में बैठा हुआ है यार, एशिया में। पहले बात तो मैप देख लिया करो, रशिया को इधर उधर कर दिए क्या? पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब, यमन, इराक। किसके साथ हमने कल पैसे में तेल खरीदा? यूएई या कोई और भी है? नहीं पता? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? आईआर की क्लासेस चल रही है। कल मैं हॉस्टल जब परसों गया था, कोई रो रहा था कि करंट अफेयर्स नहीं तैयार हो रहा। कौन रो रहा था? करंट अफेयर्स नहीं तैयार हो रहा है। बेटा ये करंट अफेयर जैसी चीज होती नहीं है कोई। तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है कि जब मैं आईआर के बारे में बात कर रहा हूं तो आईआर तुम्हें सिर्फ तैयार करना है। तुम केवल एक बार में सिर्फ एक काम करो। तो तुमने ये न्यूज क्यों नहीं पढ़ी? किसके साथ हुआ था व्यापार? यूएई के साथ। कितने, क्या जो है उसका प्रोसेस रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले किसके साथ भारत ने रुपए में डील किया पश्चिमी एशिया में? ईरान। अब ये बच्ची कह रही है मेरा करंट अफेयर्स तैयार नहीं, इसने पढ़ लिया। तो जो लोग इधर शांत होकर डेड बॉडीज की तरह बैठे हैं वो क्या, कब पढ़ेंगे वो? और आईआर मतलब विदेश, जहां पे भी भारत इन्वॉल्व है, जो भी विदेश, आपको सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ इस समय ध्यान नहीं देना है कि आईआर तैयार कर लो। जब इकोनॉमिक्स शुरू होगी तो इकोनॉमिक्स तैयार कर लेंगे। तुम तो इकट्ठे ही सारा आईएएस एक दिन में तैयारी करना चाहते हो। बाकी दिन क्या करोगे? 365 दिन में 364 दिन क्या करोगे? ताश खेलोगे? मैं न्यूज डिस्कस करता हूं, तुम्हें पता ही नहीं होता क्या न्यूज, कहां बात हो रही है, किसके साथ। ये कोई छोटी मोटी बात है? डॉलर सुप्रीमेसी आज से नहीं, कितने सालों से बनी हुई है। तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी मुद्रा का क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? कल इतना बैंकिंग समझा के गया था। इसका मतलब तुम्हारी मुद्रा का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। पूरी दुनिया में अमेरिका की सुप्रीमेसी कैसे बोलती है? भैया तुम्हें कोई भी व्यापार करना है तुम्हें डॉलर में बात करनी पड़ेगी। डॉलर किसका? अमेरिका का। किसके पास जाओगे? अमेरिका के पास। जब डॉलर उससे लोगे तब अपना सामान खरीदोगे। तो तुम अमेरिका कुछ करे चाहे ना करे, उसके रुपए की डिमांड बढ़ी हुई है।
तो अमेरिका जो है दुनिया को अपनी उसी डॉलर सुप्रीमेसी के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि तुमने एक देश के साथ कितना बड़ा जो है एक डायमेंशन क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, तुम्हारे रुपए की मांग बढ़ेगी। जब तुम्हारे रुपए की मांग बढ़ेगी, तुम्हारा रुपया दुनिया में क्या होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जो और भी देश होंगे वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे जो डॉलर को डील नहीं कर सकते। अफ्रीका के ज्यादातर देश जो है डॉलर को डील कर पाने की हालत में नहीं है, तो वो भारत की तरफ आएंगे। और जब वो भारत की तरफ आएंगे, आज हम कोई भी $1 लेकर जाते हैं 70-72 रुपए के बराबर बनता है, यानी तुम्हारा 72 रुपए $1 के बराबर है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि $1, इसका उल्टा नहीं हो सकता कि $72 दो तब $1 तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, यानी आप अपनी टोटल वर्थ का 72% आप उसको दे देते तब उसका $1 आप खरीद पाते हैं। यानी वो उसकी मुद्रा आपसे 72 गुना ज्यादा ताकतवर है। और क्यों है, क्योंकि उसने पूरा सिस्टम ऐसा रचा है। उसने ऐसे रातों रात पैदा नहीं कर लिया, उसने दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस, उसने गैट बनाया, WTO बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, उसने यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग की, पूरी दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन उसने अपने हिसाब से, उसने काटसा बनाया, उसने स्टार्ट बनाया कि जरा सा भी हिल के देखो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया कि तुम्हें कुछ भी करना है मुझसे पूछना पड़ेगा। उसने दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पैठ बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई और फिर कहा आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना तुम्हें अमेरिका का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना लिए। उसने बम फोड़ा, हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला, ओपेनहाइमर पे मूवी बन रही है, जापान में 2 लाख लोग मर गए। दिक्कत, भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत के ऊपर बैन लगा दिया। यह हालत है। वो केवल अपने डिफेंस के लिए बात कर रहा है। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है। हम दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। हम परमाणु परीक्षण अगर करते हैं तो हम बुरे हैं। तुम 2 लाख लोगों के ऊपर टेस्टिंग कर बैठे बेटा, 2 लाख लोग तत्काल मर गए, पीढ़ियां खराब हो गई रेडियो एक्टिविटी की वजह से, तो तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। तुम मानवता के रक्षक हो। तो ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स में सिर्फ IR के साथ जुड़ जाना है। चल रहा है, जुड़ जाओ। पॉलिटी शुरू होगी, पॉलिटी पकड़ेंगे। इकोनॉमी शुरू होगी, इकोनॉमी। एक बार में एक ही खाना खाओ ना भाई। तो इस पे तुम्हारी मासी की कोई भी न्यूज छूटनी नहीं चाहिए मेरी आंख के सामने से। डिस्कशन हुआ है, मुझे पकड़ना है इसको। अब इतनी बड़ी खबर आ गई कि जो अमेरिका के पाले में बैठा हुआ देश है वो भारत से, भारत की मुद्रा में बात कर रहा है। कितनी आसानी हो जाएगी तुम्हें अंदाजा ही नहीं। इसके बहुत बड़े इसके डिप्लोमैटिक प्रभाव है। क्योंकि यूएई क्या है, वो राजधानी है तेल की, वो सबसे बड़ा हब है क्रूड ऑयल का। तो भारत अगर उसके साथ अपने रुपए में व्यापार करे, इसने मतलब थर्ड पार्टी का इंटरफेयर बंद कर दिया। हम भारतीयों को इसकी चिंता, हम भारतीय इसके बारे में बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, रुपया बढ़ रहा है। अरे तो हम इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? किसी दिन अमेरिका आके हमारे सामने खड़ा हो, भैया $1 दे दो, हम तुम्हें अपने $72 दे रहे हैं। हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। तुम हंसोगे, लेकिन कभी भूगोल पढ़ना तो टीचर से पूछना, सर टॉलमी के बारे में बताया, टॉलमी ने एक स्टेटमेंट दिया था। हिस्ट्री के टीचर से बात करना, जब आधुनिक भारत शुरू होने वाला होगा, टॉलमी ने कहा था भारत बहुत दुष्ट देश है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सोना चांदी खींचे लिए जा रहा है। वो नफरत करता था भारत से, उसने स्टेटमेंट दिया। और खींचे लिए जाने का मतलब, हम कुछ भी जाके ट्रेड करते हैं, इंडिया हमारा सोना चांदी लेके चला जाता है। हर चीज पे पूरी दुनिया हम पे डिपेंडेंट थी, पूरी दुनिया हम पे डिपेंडेंट थी। इसने लिखा कि भारत एक दुष्ट देश है, हमारा सारा सोना चांदी लीले चला जा रहा है। यही अंग्रेजों ने आके रिवर्स कर दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ गई, हमारा सारा सोना चांदी वो लेके चले गए। तो हमें तो अपनी चीज वापस लेकर आनी है ना। तो आप लोग पहली बात तो न्यूज़पेपर के साथ अवेयर नहीं हो, बहुत गलत काम कर रहे हो। ठीक है, सारे फंडामेंटल डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो तुम्हारी सक्सेस का बेस है। वो तुम सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, सारी चीजों में एक साथ महारथी हो जाना, लेकिन जो रोज तुम्हें बताया जा रहा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग डायरी राइटिंग नहीं कर रहे, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, वो आज ही एक और लिख लें, आज सिलेक्शन नहीं होगा। आज तय कर लो, अपना समय बिताना हो आराम से बिताओ, बढ़िया माहौल है, चले जाओ इसके बाद। क्योंकि कुछ चीजों के बिना काम नहीं चलेगा। और न्यूज़पेपर में सब कुछ तुम्हें नहीं पढ़ना है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में एक दिन में तुम अगर एक न्यूज भी पढ़ लोगे
तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, उस पर विचार करो कि क्या चीज चल रही है। दूसरा है बैलेंस ऑफ पावर, शक्तियों का संतुलन। तो संतुलन जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये बात याद रखना। प्रैक्टिकली कोई भी चीज संतुलित इस संसार में नहीं होती है। नदी भी संतुलित नहीं होती है। नदी अगर संतुलित हो जाएगी, पानी रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा तो पानी सड़ जाएगा। ठीक है, नदी का पानी तब तक ताजा माना जाता है जब तक वो बहाव होता है, और बहाव हमेशा ऊपर से नीचे तक होता है। संतुलन की प्रक्रिया होती है, संतुलन कभी कोई स्थिति नहीं होती। बात ध्यान रखना, बैलेंस इज नॉट अ स्टेट, बैलेंस इज अ प्रोसेस। इस बात को, स्टेटमेंट को लिखो, मेरी तरफ मत देखो। बैलेंस इज नॉट अ स्टेट, ये कोई स्थिति नहीं है। संतुलन कोई स्थिति नहीं होती है, संतुलन एक प्रक्रिया है। ये बड़ी गहरी बात है। अगर ये सब आंसर राइटिंग में लिखोगे तब तुम्हें एग्जामिनर मार्क देगा। हाँ यार, कुछ अलग लिखा है। प्रक्रिया, प्रोसेस वर्ड जो यूज किया है, प्रोसेस इज अ डायनेमिक थिंग, गतिशील होता है। प्रक्रिया कैसी होती है? हमेशा बनी रहती है। तो बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। समझे क्या कहना चाहते हैं विदेश नीति में? कि बैलेंस ऑफ पावर जैसी कोई चीज नहीं होती है। आज इसके पास पावर है, कल उसके पास पावर चली जाएगी। किसी के पास सामरिक शक्ति होगी, किसी के पास आर्थिक शक्ति होगी। तो यानी ये क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। नदी कहते कि मैं बहुत साल से बह रही हूं, नहीं जाऊंगी, जाओ। अब कहते नहीं, मैं गंगोत्री नहीं, हरिद्वार के आगे जाने ही नहीं मेरे को, बस यही मजा आ रहा है। फिर बैठे रहो, तुम यहां पे बैठे रहो। लेकिन क्या है, नदी क्या काम करती है? नदी पहाड़ों से गाद को नीचे लेकर आती है, जिसे हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा। उसी पे हमारी खेती, हमारा जो सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट होती है। तो वो लगातार कर रही है ना। लेकिन क्या उसने क्या आज तक हिमालय को काट के खत्म कर दिया? इंडस ने 3,500 मीटर का गॉर्ज काटा है। 3,500 मीटर, 3.5 किलोमीटर खड़े खड़े हिमालय को काट दिया। क्या हिमालय खत्म कर दिया? नहीं। तो क्या हो रहा है? ये प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कंटेम्पोररी इशू है। क्या है? समसामयिक। यानी वो कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आना पड़ेगा। यानी पहले की जो तुम्हारी जरूरत, तुमने कहा नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, बट नाउ इट इज यू हैव टू क्रिएट योर ओन ग्रुप। इंडिया आज सबसे बड़े डेमोग्राफिक पोजीशन में बैठा हुआ है, सबसे बड़ी यूथ आबादी है हमारे पास। तो इंडिया कट ऑफ होके नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं। भाई बाजार है भारत श्रम शक्ति है। यूरोप ठग रहा है, हमारी वैल्यूज हैं, हम मानवतावादी दृष्टिकोण के लोग हैं। यूरोप में बहुत से लोगों को बसाया गया, दंगे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जहां जा रहे हैं उस कंट्री में क्या कर रहे हैं? अपना पॉजिटिव योगदान कर रहे हैं। कल वो ब्रिटेन जिसने हमें जेम्स मिल ने हमें नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी, हमारी सनातन परंपराओं को ध्वस्त करने की कोशिश की थी, उसका प्रधानमंत्री जय सियाराम बोलता हुआ घूम रहा है। तो इतिहास का कालखंड क्या हो रहा है? वापस लौट रहा है। ये चीज समझने की बात है। वो उस राष्ट्र का, वो भारतीय मूल का नहीं है। बात की बात करेंगे, ऋषि सुनक की बात कर रहा हूं। वो किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, और वो जो स्टेटमेंट देगा वो पूरा देश सुनेगा। कुछ लोग नफरत करेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्यों कहा। तो इसका मतलब है खोजबीन शुरू होगी कि वैल्यूज क्या हैं। तो जब खोजबीन शुरू होगी तो व्हाइट मैन्स बर्डन से वो बाहर निकलेंगे कि किस तरह से वो उनके अंदर समझ में आएगा, जिसको हमने गुलाम बनाया था आज वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और जब वो आएंगे तो ये बात कहेंगे कि इसका मतलब है कुछ तो इसके अंदर ऐसी बात होगी। तो फिर वो उसका अध्ययन शुरू करेंगे, आर्टिकल लिखे जाएंगे, चेतना फैलेगी। तो अगर आज हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को का सबसे बड़ा मूवमेंट बन सकता है, वो अंग्रेज धोती कुर्ता पहन के घूम सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा गाते घूम सकते हैं, तो ब्रिटेन जिसने हमें इतने सालों तक अपनी सुप्रीमेसी से परिचित कराया, उसको हम अपनी परंपराओं से परिचित क्यों नहीं करा सकते? राइट और रॉन्ग? वहां के 2 व्हाइट प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन एक भारतीय उनकी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए। लिज ट्रस से 40 दिन गवर्नमेंट नहीं संभली। ठीक है, ये हालत थी। और इसके पहले के प्रधानमंत्री भी नहीं संभाल पाए कोविड टाइम में। लेकिन आज एक भारतीय क्या कर गया? आज उसने कोविड के बाद के चैलेंजेस से ब्रिटेन को बाहर निकालना। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट को समझ रही है।
इस समय वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? बग्गा साहब। तुम्हें पता वर्ल्ड बैंक में इससे पहले कोई भी नॉन यूरोपियन हेड नहीं बनाया गया। ये बात ही नहीं, ये समझते थे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ व्हाइट लोग ही चला सकते हैं। एक भारतीय जाके बैठ गया वहां पे, तो और अच्छे से चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारत के टैलेंट को दुनिया समझ रही है, और भारत अपनी इस बात को कहता है तो हम आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, मानव संसाधन दुनिया को भेज सकते हैं। यूरोप की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, उनके यहां युवा आबादी नहीं है, तो ये संभावनाएं हमारी हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हमें जन्म देना पड़ेगा आज की जरूरतों के हिसाब से। अब तुम स्किल्ड ही नहीं हो। यूरोप बहुत हाईली स्किल्ड कंट्री है, वो हाईली स्किल्ड लोगों की डिमांड करता है, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। अब तुम पहुंच गए वहां पे तो क्या करोगे? दिक्कत करोगे। तो तुम्हें यहां से भेजना पड़ेगा ना। ये जो खबर आई है विश्वकर्मा योजना, तुम्हें स्किल्ड करके भेजना पड़ेगा ना वहां पे। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं ग्लोबल ह्यूमन तैयार करने की। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो हमारे प्रधानमंत्री को। ग्लोबल ह्यूमन तैयार करने की बात हो रही है। हम प्राचीन समय में हमारी सीमाएं बहुत दूर तक थी, हम ग्लोबल ह्यूमन थे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, पृथ्वी हमारी है, ठीक है। तो हम वापस उस चीज को वापस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि संसार के को बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। चलिए आगे। तीसरी चीज है क्लैश ऑफ वैल्यूज। ये होगी ही होगी, ये होनी है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। और पूरी दुनिया में हमें क्लैशेस ऑफ वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, यही कोर है आज हमारी आईआर का। पहली चीज हमने क्या समझा? मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम अपने अस्तित्व को बचाने की, अपॉर्चुनिटीज उभर जाने की। क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में फ्रिक्शन बहुत होता है, रगड़न बहुत होती है, टक्कर बहुत होती है, दोस्त और दुश्मन का कोई पता नहीं चलता है। तो उभरने की, अगर इस अपॉर्चुनिटी को चाइना ने यूज कर लिया, उभर गया। और हम यूज करने का मौका हमारे पास आया था, हमने छोड़ दिया। हम आपस में ही गुथे रहे, कोई समाजवाद में गुथा रहा, कोई भारत को गलत नजरिए से देखता था। हम बहुत लंबे समय तक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले, आगे समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कंट्री रहे। हमें अपनी चीजों पे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई कि हमने उसको छोड़ ही देना समझा कि चलो इसको छोड़ दे, खत्म करें। और हमने इतने फॉल्स कॉन्सेप्ट अपने देश में बसा लिए जो हमारे थे ही नहीं। अब बात करते हैं कि महाभारत से क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं। आईआर में क्या चीजें बदल रही हैं। तो आज अभी जो मैंने डिस्कशन किया वो डिस्कशन बड़ा गहरा है। पहला डिस्कशन है जो हमने अभी बात की वो ये कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा हमने समझा कि बैलेंस ऑफ पावर कोई स्थिति नहीं है, ये प्रक्रिया है, यानी ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप कभी भी एक नियम या एक कानून के हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल कल का ले लो, आज का भी ले लो। जैसे हमारे यहां था कि जब 370 हटाने की बात आई तो बहुत से लोग चिल्लाए। आज बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आया है, सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, सिर्फ हेडिंग पढ़ के न्यूज समझ जाओगे, इतना मैं तुम्हें कर दूंगा। अब एक स्टेटमेंट वेद साहब का आया। वेद साहब उस दिनों जो है बहुत ही बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत इन्होंने अपने बलिदान दिए, बहुत मेहनत काम किया इन्होंने जो है कश्मीर में शांति के लिए। इनका एक स्टेटमेंट आया है, कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया, हर कोई तिरंगा लिए चल रहा था। अनुच्छेद 370 के दौर में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लाल चौक में तुमने तिरंगा फहराया, गोली आगे कनपट्टी पे लगी, खत्म। ठीक है, ये स्थिति थी। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया, जिसे देखकर नहीं लग रहा, जो ये देख के नहीं समझ पा रहा है वो या तो दृष्टिहीन है, यानी कि वो आंख से अंधा है, या फिर उसका कोई खास एजेंडा है, नैरेटिव है कि भारत कश्मीर में शांति कैसे हो गई। और आपने देखा कि कश्मीर में सबसे बड़ी तिरंगा रैली निकली, नोटिस आप लोगों ने किया होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब अगर तुम ये कहो कि नहीं 370 हटना गलत है, जैसे शाह फैजल आईएएस ऑफिसर, आईएएस टॉपर रह चुके हैं, उन्होंने जाकर 370 के खिलाफ जो है याचिका दायर की। आज वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हाँ मेरे दृष्टिकोण में गलती थी। तो वहां के बहुत से ऐसे नैरेटिव्स थे, एक समय था, यही बहुत से मिनिस्टर थे जो कहते थे कि 370 10 पुश्ते हट जाए तो भी नहीं हटेगी, नहीं हटेगा। हटा, लोगों ने कहा अब कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। क्या बर्बाद हुआ? नहीं। आज वो आगे फल फूल रहा है, वहां के लोग राष्ट्र भावना के साथ जुड़ रहे हैं, वो वेट कर रहे थे इस बात का। टूरिज्म बढ़ रहा है। और अभी भी आप देखिए, कल जो है मनोज सिन्हा जी जो वहां के उपराज्यपाल, उनका स्टेटमेंट आया है कि कई देशों ने
भारत के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है कि कश्मीर की यात्रा ना करें। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत नैरेटिव है, ये अभी भी उसी मानसिकता के साथ है। उन्होंने अपने नागरिकों को बोल दिया कि कश्मीर मत जाना, सेफ नहीं है। ये स्थिति उन्होंने कर दी, ये स्थिति उन्होंने कर दी। ये बिल्कुल गलत पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? इंडिया के खिलाफ नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। अब आपने एक डिसीजन ले लिया 370 का, तो बैलेंस ऑफ पावर में हमने जो एक सीखा कि दिस इज अ प्रोसेस। तो कोई चीज अगर तुम्हारी पुरानी गलत है तो क्या तुम उसको आज सही नहीं करोगे? और अगर वो नहीं, एक फलाना व्यक्ति है, उनका बहुत बड़ा नाम है, सारे इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, उन्होंने कर दिया तो